हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 3 और हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और धीरे धीरे हम लोग और भी अच्छे टॉपिक्स जो हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वो हम कवर करते जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। विकास की प्रक्रिया संबंधित है अधिगम से एवं कौशल अधिगम से। विकास की मंद गति की स्थिति में अधिगम होता है मंद, क्योंकि विकास की गति अगर मंद है तो अधिगम भी मंद होगा, धीरे होगा, स्लो होगा। अधिगम के लिए आवश्यक है बालक की मानसिक स्वस्थता एवं शारीरिक स्वस्थता। अगर बालक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी तो वो कुछ अधिगम कर पाएगा, लर्निंग कर पाएगा, सीखने में उसका इंटरेस्ट होगा, एक्टिविटी कर पाएगा वो। कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है शारीरिक विकास की। अस्थि विकलांग बालकों के समक्ष अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। कौन सी? शारीरिक विकास के कारण बाधा उत्पन्न होती है उनमें। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने तथा व्यक्तित्व गुणों के सीखने में आवश्यक होता है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास। यानी कि बच्चा जो है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से विकसित होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में निहित है स्वस्थ मन। एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने ये कोटेशन जो है हमें दी है। गतिविधि आधारित अधिगम के लिए आवश्यक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए आवश्यक है शारीरिक एवं मानसिक विकास। विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालय में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है? शारीरिक विकास ही उनका तो प्रमुख कारण, प्रमुख समस्या होती है। शारीरिक विकास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह मानसिक विकास में योगदान देता है, यह अधिगम में योगदान देता है और यह कौशलों के सीखने में भी योगदान देता है। क्या चीज़? शारीरिक विकास। यानी कि शारीरिक विकास अगर बच्चे का सही तरह से हुआ है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छे से होगा, लर्निंग में भी उसको अच्छा रहेगा, इजीली वो लर्निंग कर पाएगा और कौशल भी वो अच्छे से सीख पाएगा। कोई भी कौशल, कोई भी कला, कोई भी एक्टिविटी। मानसिक रूप से मंद बालक का अधिगम स्तर कम होता है क्योंकि ये बालक विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे पाते, इनका मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता है। अवधान का संबंध किससे होता है? मानसिक विकास से। स्मृति विहीन यानी कि जिनको याद नहीं रहता, स्मृति विहीन बालक का अधिगम स्तर निम्न होता है क्योंकि उनका मानसिक विकास नहीं होता है। एक बालक अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है तो माना जाएगा कि मानसिक विकास का अभाव है उसमें। प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है मानसिक विकास। अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियाँ स्मृति, अवधान एंड चिंतन। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का समूह विभाजन किस आधार पर किया जाता है? मानसिक विकास के आधार पर। अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है, उच्च मानसिक विकास को प्रदर्शित करती है। अगर बच्चा चिंतन करता है, प्रभावशाली चिंतन करता है तो इसका मतलब है कि उसका जो मानसिक विकास है वो उच्च है। अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है मानसिक शक्तियों की। किस कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक है? किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक है उचित शारीरिक विकास, उचित मानसिक विकास। उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य, क्योंकि अगर वह स्वस्थ रहेगा तो मानसिक रूप से भी बच्चा स्वस्थ रहेगा। और एक कोटेशन भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना पहला ड्यूटी है हमारी कि हम बच्चे को स्वस्थ रखें और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि उसका जो मानसिक विकास है वो भी उच्च हो सके। मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है अधिगम को। अगर मानसिक विकास मंद है, कम है, मेंटली वो बच्चा कमज़ोर है तो उसके अधिगम पे इसका प्रभाव पड़ता है, वो बहुत ही धीरे सीख पाता है। प्रतिभाशाली बालकों का अधिगम स्तर उच्च पाया जाता है क्योंकि उनका मानसिक विकास होता है उच्च। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है मानसिक शक्तियों का विकास। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है शिक्षण अधिगम दोनों पर। शिक्षण पर भी पड़ता है, टीचिंग पर भी पड़ता है और अधिगम यानी लर्निंग पर भी पड़ता है। अगर शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य सही है तो वो अच्छे से टीचिंग कर पाएगा और बच्चे अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे, टीचर का टीच किया हुआ जो भी मैटर होगा। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग प्रमुख रूप से अधिगम में उन छात्रों के लिए किया जा सकता है जो छात्र होता है प्रतिभाशाली, उच्च मानसिक विकास वाले।
वहाँ पर उन पर हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। संवेगों का संबंध होता है मूल प्रवृत्तियों से। अधिगम की प्रक्रिया के प्रभावी रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक है संवेदात्मक स्थिरता। भौतिक विकास एवं अधिगम के मूल में समावेश होता है संवेगात्मक विकास का। सृजन की क्रिया किस संवेग से बाधित होती है? घृणा से। व्यवहार के सीखने में योगदान होता है संवेगों का। शैशवावस्था में प्रमुख रूप से विकसित होता है प्रेम, भय और क्रोध। व्यवहार में मर्यादा का समावेश पाया जाता है संवेगात्मक स्थिरता के कारण एवं संवेगात्मक अस्थिरता के कारण। बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीख जाता है किशोरावस्था में। व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में योगदान होता है संवेगों का स्थायित्व। एक किशोर भूख लगने पर खाना बनाने का प्रयास करता है तथा खाना बनाना सीख जाता है। उसका यह प्रयास माना जाएगा संवेग द्वारा सीखना, क्योंकि उसमें भूख जो संवेग है, भूख नाम का संवेग जो है वो उत्पन्न हुआ, तो उसने खाना बनाना सीख लिया। तो इसलिए संवेग द्वारा सीखना का ये एक उदाहरण है कि एक किशोर को भूख लगी और उसने खाना बनाने का प्रयास किया और वो खाना बनाना सीख गया। तो वो किसके द्वारा सीखा? संवेग द्वारा सीखा। एक बालक को धन की आवश्यकता होने पर पिता से धन मांगता है। इसके लिए उपेक्षा मिलने पर वह धन कमाने के लिए विभिन्न कौशलों को सीखने लगता है। इस कार्य में किस संवेग का योगदान होता है? आत्म अभिमान का, क्योंकि उपेक्षित होने पर उसका जो अभिमान है, स्वाभिमान है, उसे ठोकर लगी है और वो उस स्वाभिमान को, अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए किसी न किसी कौशल को सीख रहा है ताकि वह पैसे कमा सके, धन कमा सके और उसे मांगने नहीं पड़े। तो किसके द्वारा, किस संवेग का योगदान है इसमें? आत्म अभिमान का संवेग। एक बालक मर्यादित व्यवहार को सीखता है। इसके मूल में उद्देश्य निहित होता है चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक विकास का। तभी तो वो एक जो भी उसका बिहेव है उसमें वो लिमिटेड रहता है, मर्यादित रहता है। मुनिरों के अनुसार चरित्र में समावेश होता है स्थायित्व का एवं सामाजिक निर्णय लेने का। चारित्रिक विकास के अंतर्गत विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है आत्म अनुशासन, मर्यादित व्यवहार और नैतिक व्यवहार से। चरित्र को माना जाता है सामाजिक धरोहर। चारित्रिक विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है पूर्वजों से, परिवार से, शिक्षक से एवं विद्यालय से। सभी से सीखता है। चरित्र का जो निर्माण होता है, परिवार, शिक्षक, विद्यालय, पूर्वज, ये सब मिलकर बच्चे के चरित्र का विकास करते हैं। एक बालक सत्य इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि यह चरित्र का सर्वोत्तम गुण है। उसकी यह सीखने की प्रक्रिया है सकारात्मक। एक बालक चोरी करना छोड़कर सत्य का आचरण सीखता है तो उसको सीखने की प्रक्रिया के मूल में समाहित होता है चारित्रिक विकास की भावना, क्योंकि वो अपने चरित्र का विकास करना चाहता है, इसीलिए वो चोरी छोड़कर सत्य का आचरण सीखता है। अच्छे चरित्र की ओर संकेत करता है क्या क्या? नैतिकता, मानवता, कर्तव्यनिष्ठा। अगर ये गुण किसी बालक में है, किसी व्यक्ति में है, तो यानी कि उसका चरित्र जो है वो अच्छा है। हम की भावना से संबंधित क्रियाओं को बालक किस अवस्था में सीखता है? बाल्यावस्था में। हम मतलब एक टीम के साथ काम करता है बालक। जो बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अकेले नहीं खेल सकते, उनको कंपनी की ज़रूरत होती है कि हम खेलेंगे। और जो छोटा शिशु होता है वो अकेला खेल के राजी कि मेरी कोई भी चीज़ कोई ले नहीं, शेयर नहीं करता वो अपनी चीज़ें। लेकिन बाल्यावस्था में हम की भावना विकसित हो जाती है, उसे अपनी हम उम्र के साथ रहना अच्छा लगता है। बालक विद्यालय में शिक्षक के गुणों को ग्रहण करता है क्योंकि वह शिक्षक को स्वीकार करता है चरित्रवान व्यक्ति के रूप में। जब बच्चा स्कूल में होता है, बालक मतलब 5-6 साल का बालक जब स्कूल में जाता है तो वो अपने टीचर के सारे गुणों को ग्रहण करता है। जैसे टीचर अगर आके बच्चे को कहते हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तो वो टीचर को फॉलो करता है और वो अपना जो चरित्र है वो उन टीचर की तरह ही बनाना चाहता है कि मैं भी उन टीचर की तरह बनूं। नैतिक क्रियाओं को सीखने के समय बालक की आयु होती है लगभग 4 वर्ष। बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास किस अवस्था में करता है? 5 से 6 वर्ष तक। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय बालक होता है सामाजिक व असामाजिक, दोनों ही गुण उसमें होते हैं। बालक सामाजिक व्यवहार को तीव्र गति से सीखता है सामाजिक विकास की अवस्था में। समाज में रहता है,
सामाजिक व्यवहारिकता उसमें आती है और वही उसके सामाजिक विकास की अवस्था होती है। सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में सीखता है शैशवावस्था के अंत में। गिरोह बनाने की प्रवृत्ति बालक सीखता है बाल्यावस्था में। जहाँ पर उसे टीम में, ग्रुप में खेलना अच्छा लगता है, बाल्यावस्था में वो गिरोह बनाने की प्रवृत्ति बालक सीख जाता है। कई बार हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं कि तू मेरी फ्रेंड बन जा, तू मेरे साथ खेला कर, तू उसके साथ मत खेला कर। तो इस तरह से बच्चे क्या है, आपस में अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। सामाजिक भावना से संबंधित कार्यों को बालक सीखने लगता है बाल्यावस्था में। आत्म प्रेम अर्थात स्वयं को आकर्षक बनाने की गतिविधियों को बालक सीखता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक में खूब शारीरिक चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो वो अपने आप को लाइक करने लग जाता है। बहुत ज़्यादा मिरर के सामने भी रहता है और कुछ खुद को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश भी करते हैं। किशोरावस्था में बालकों द्वारा समायोजन की प्रक्रिया को सीखने में अस्थिरता का समावेश होने का कारण है संवेगों की तीव्रता। सामाजिक कार्यों में उत्साह एवं तीव्रता का प्रदर्शन एवं उन्हें सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था में तीव्र गति से संभव होती है? किशोरावस्था में। सामाजिक विकास एवं कार्यों के सीखने में प्रभाव होता है वंशानुक्रम का। बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता करता है खेल एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। खेल के साथ साथ जो स्कूल में पाठ्यक्रम को करिकुलम्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे बच्चा जो है वो सामाजिक गुणों को सीखता है। सामाजिक कार्यों को सीखने के लिए आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्थिरता। क्रो एंड क्रो के अनुसार कौन से विकास साथ साथ चलते हैं? सामाजिक विकास एवं संवेगात्मक विकास। हरलोक के अनुसार बालक सर्वाधिक सामाजिक कार्यों को सीखता है समूह में। सामाजिक विकास को प्रभावित करता है संवेगात्मक व मानसिक विकास तथा वंशानुक्रम। तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है भाषाई विकास की। भाषाई क्रियाओं को बालक सर्वप्रथम कहाँ सीखता है? परिवार में। भाषाई ज्ञान को परिष्कृत करने का साधन है, यानी कि परिष्कृत मतलब उसको सही करने का। उसको जैसे जो भी भाषा जो गलत सीख जाता है बच्चा, वर्ड गलत बोलने सीख जाता है, तो उसको करेक्शन करने का, सुधार करने का साधन है विद्यालय। शैशवावस्था में भाषाई तथ्यों के सीखने में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है परिवार की संस्कृति एवं सभ्यता का। सामान्य भाषाई अधिगम की स्थिति में बालक लगभग 200 से 225 तक शब्द किस आयु वर्ग में सीखता है? 2 वर्ष में। भाषाई तथ्यों को कौन अधिक तीव्र गति से सीखता है? बालक व बालिका दोनों ही सीखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भाषाई तथ्यों को सीखने में बालकों की सहायता करती है? समुदाय एवं घर, विद्यालय एवं परिवार, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, यह सभी मिलकर बच्चे की भाषाई तथ्यों को सीखने में सहायता करती हैं। समुदाय यानी कि समाज, घर से बाहर बच्चा निकलता है, आस पड़ोस के लोग होते हैं वही उसका समुदाय होता है। घर होता है जहाँ पर वो रहता है, परिवार के सदस्य होते हैं। विद्यालय में जाता है, वहाँ भी मेंबर्स होते हैं, विद्यालय के स्टाफ मेंबर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, विद्यालय परिवार होता है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है बच्चे के। तो इन सभी से बालक जो है भाषाई तथ्य सीखता है कि हमें कब क्या कहाँ पर बोलना है और कैसे बोलना है। स्मिथ के अनुसार जन्म के बाद के प्रथम 2 वर्षों में लंबी अवधि तक रोगग्रस्त होने के कारण भाषाई विकास की क्रिया हो जाती है मंद एवं सामान्य। भाषाई अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है स्वास्थ्य एवं बुद्धि। भाषाई अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है हकलाने से एवं तुतलाने से। भाषाई अधिगम प्रभावित होता है सामाजिक स्थिति से भी। सृजनात्मक विकास में निहित होती है बाल कल्पना, इमेजिनेशन। बालक द्वारा मिट्टी के घर एवं खिलौनों का निर्माण करना सूचक है सृजनात्मक विकास का, क्योंकि वो किसी चीज़ का सृजन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, खिलौनों का बना रहा है। जैसे मिट्टी से खिलौने बना रहा है या मिट्टी से घर बना रहा है, तो वो सृजन कर रहा है, यानी कि उसमें सृजनात्मक विकास हो रहा है। बालक में आयु की वृद्धि के साथ साथ कल्पना का स्वरूप होता है मंद, बहुत ही धीरे कल्पना कर पाता है छोटा बालक। गणित में सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जा सकता है गणितीय आकृतियों का निर्माण, कि जैसे उनको काम दिया जा सकता है कि राउंड शेप में आप चीज़ें बनाओ, आपके घर में देखो कि स्क्वायर शेप में कौन सी चीज़ें हैं, कौन शेप में कौन सी चीज़ें हैं। तो इस तरह से बच्चे सृजनात्मकता को सीखते हैं। एक बालक एक मूर्ति को देखकर उसे बनाने का प्रयास करने लगता है, उसके इस मूल में समाहित है सृजनात्मकता।
क्योंकि कोई चीज़ बनाना सृजनात्मकता कहलाता है। बालक द्वारा राजा, चोर एवं सिपाही की भूमिका का निर्वहन करना एवं उनकी गतिविधियों को सीखना, यह सब किसके विकास पर निर्भर करता है? सृजनात्मकता के विकास पर। बालकों को कविताओं के माध्यम से शिक्षण करना प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि कविताओं में निहित होता है सौंदर्य। सौंदर्यात्मक विकास एवं मूल्य अधिगम से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही रूप से संबंधित है अधिगम से। संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से करते हैं क्योंकि इसमें क्या निहित होता है? सौंदर्य एवं भाव पक्ष। भाव होते हैं संगीत में, लोकगीत में सौंदर्य होता है, तो बालक जो है ये शीघ्रता से इनको सीख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अधिगम में प्रयोग करने के लिए छात्रों में किस विकास की आवश्यकता होती है? सृजनात्मक विकास की। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। सीखने के नियम आधारित हैं प्रयास और त्रुटि विधि पर। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है, ऐसा किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। पावलोव था एक रूसी वैज्ञानिक। पावलोव जो थे वो एक रूसी वैज्ञानिक थे। अधिगम के विभिन्न अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं किसकी? अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया की। पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया? पावलोव ने कुत्ते पर किया। और हम इसे याद रख सकते हैं कि पावलोव यानी कि पालना, है ना? किसको पालते हैं? हम कुत्ते को पालते हैं। तो यानी कि पावलोव ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया कुत्ते पर प्रत्यावर्तन किया था। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के जनक हैं कोहलर। अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकसित किया जा सकता है? सद्विचार, सद्व्यवहार, ये सब विकसित किए जा सकते हैं बच्चे में अनुकरण के द्वारा। अनुकरण होता है फॉलो करना। बच्चों को हम सिखाते हैं ना कि उनको फॉलो करो, उनका अनुकरण करो, वो देखो कितना अच्छा है। या हम लोग कोई एक महान व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उनके सामने दिखाते हैं कि श्री राम जी की तरह बनो, सच्चे बनो और कर्तव्यनिष्ठ बनो, इस तरह से। तो हम अनुकरण के द्वारा बच्चों में सद्व्यवहार और सद्विचार विकसित कर सकते हैं। जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देख करके, अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं, वो है गेस्टाल्ट का सिद्धांत। बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है, यह कथन है सुप्त अधिगम का। निम्न में से अधिगम की विधियां हैं: अवलोकन विधि, करके सीखना, सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि, ये सब अधिगम की विधियां हैं। शिक्षण और अधिगम एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है। दोनों ही गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं, यानी कि दोनों ही गतिशील प्रक्रियाएं हैं। सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता नहीं है। यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है, यह उपयोगिता नहीं है इसकी। सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? चिंपैंजी पर। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं भूख एवं परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास। सीखने में रुकावट आने का कारण है पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, क्योंकि पुरानी आदतें जो होती हैं उनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चों का जो फाउंडेशन होती है वो इतनी कमज़ोर बनी हुई होती है, या फिर उनको जिसने टीच किया हुआ होता है तो उसने बहुत ही गलत तरीके से उनको सिखाया हुआ होता है। तो वो बच्चा क्या है कि जब उसको नए तरीके से सिखाया जाता है और थोड़ा अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो उसको वो पुरानी आदतों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष होता है। कार्य की जटिलता और शारीरिक सीमा, ये सब सीखने में रुकावट उत्पन्न करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व माना है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ बहुत जरूरी है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह कथन है रोज का। मतलब उतार चढ़ाव आते ही हैं, है ना। सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है सिद्धांत रूप में। सीखने की आवश्यकता है बालक का पूर्ण व्यक्तित्व। सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर और सीखने वाले की प्रेरणा पर। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है धीमी। सीखना प्रारंभ होता है जिज्ञासा से।
किसी व्यक्ति में जिज्ञासा होगी तभी तो वो सीखने की कोशिश करेगा। इसलिए सीखना जो है वो जिज्ञासा से ही प्रारंभ होता है। पहला सोपान जो है वो जिज्ञासा ही होता है सीखने के लिए। सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है शिक्षकों से। बंदुरा के अनुसार, बंजुरा नाम है इसका, जो अपने हैं ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं। बंजुरा के अनुसार किन प्रतिरूपों का बालकों द्वारा अनुकरण किया जाता है? जो पुरस्कृत साधनों द्वारा नियंत्रण रखते हैं, जो उच्च स्तर रखते हैं, उनको अनुकरण किया जाता है बच्चों के द्वारा। अधिगम की प्रक्रिया में किन प्रतिरूपों का अनुकरण नहीं किया जाता? अयोग्य प्रतिरूपों का। जब सीखने की प्रक्रिया चलती है तो हम अयोग्य निठल्ले व्यक्तियों को कभी भी फॉलो नहीं करते, उनको कभी भी अनुकरण नहीं करते। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य बंजुरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत, दंड का सिद्धांत, प्रतिरूपों के तादात्म्यकरण का सिद्धांत। इन सिद्धांतों का संबंध है बंजुरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत से। राम के पिता को परमवीर चक्र प्रदान किया गया क्योंकि उसके पिता सेना में कार्यरत हैं। उसके पिता को सभी समाज के सामने सम्मानित किया गया। इसके बाद बालकों में देश सेवा की क्रियाओं को भाग लेने की भावना का विकास हुआ। यह प्रक्रिया बंजुरा के किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत। एक बालक कक्षा से इसलिए नहीं भागता है कि शिक्षक द्वारा अन्य भागने वाले बच्चों को दंडित किया जाता है। उसका यह अनुकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? दंड का सिद्धांत, क्योंकि उसको भी पता है कि दंड मिल जाता है उसमें, है ना, भागने में। बंजुरा के प्रमुख रूप से व्यक्तित्व सिद्धांतों की संख्या है 2। बंजुरा ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किया बालकों पर। बंजुरा के अधिगम सिद्धांत का प्रमुख साधन था फिल्म। बंजुरा के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में फिल्म के भाग थे 3। बंजुरा ने प्रमुख रूप से अपनी प्रयोग संबंधी क्रियाओं में किन तथ्यों को स्थान प्रदान किया है? पुरस्कार एवं दंड को। बालकों द्वारा प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जाता? दंडित व्यवहार का अनुकरण बच्चे जो हैं वो नहीं करते। बालकों द्वारा सर्वाधिक प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण किया जाता है? पुरस्कृत व्यवहार का। मतलब जिससे पुरस्कृत किया गया है उसको बच्चे फॉलो करते हैं, जिसे दंड दिया गया है उसे फॉलो नहीं करते हैं। बच्चे सीख जाते हैं कि इस चीज़ से हमें भी पुरस्कार मिलने वाला है तो हम इसे फॉलो करेंगे, और अगर किसी को दंड मिला है तो उसको फॉलो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ का डर बैठ जाता है कि हमें भी दंड ही मिलेगा अगर हम भी उसकी तरह हरकतें करेंगे तो। तादात्म्यकरण का आशय है प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना। छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास संभव होता है तादात्म्यकरण द्वारा। तादात्म्यकरण की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य है प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित होना, प्रतिरूप का चयन करना, प्रतिरूप के अनेक व्यवहारों का अनुकरण करना। एक बालक द्वारा शिक्षक की शिक्षण कला को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। बालक द्वारा बंजुरा के किस सिद्धांत का अनुकरण किया जा रहा है? तादात्म्यकरण के सिद्धांत का। और तादात्म्यकरण का मतलब क्या होता है? प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना। उनका मॉडल, उनका प्रतिरूप कौन है? शिक्षक है। अगर शिक्षक जो है अपनी शिक्षण कला, जैसे हम छोटे छोटे कई बार बच्चियां जो हैं वो इस बात को बहुत फॉलो करती हैं। बहुत छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, स्कूल में जाती हैं, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट में, तो वो क्या है कि अपने टीचर को फॉलो करती हैं। चुन्नी लगाएंगी और क्लास घर पे आते ही बोलेंगी कि चलो बच्चों मुझे ये सुनाओ, मुझे वो सुनाओ। अपने मम्मी की भी टीचर बन जाती हैं कई बार वो। तो वो क्या कर रही हैं यहाँ पर? अपने शिक्षक की शिक्षण कला के व्यवहार का अनुकरण कर रही हैं। और इसे कौन सा सिद्धांत बोलेंगे? तादात्म्यकरण। और तादात्म्यकरण का मतलब होता है अपने मॉडल की क्रियाओं को एक्सेप्ट करना, आत्मसात करना। अधिगमकर्ता किसी प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? सहानुभूति एवं आत्मीय व्यवहार के आधार पर। विद्यालय के नियमों का अनुकरण छात्रों द्वारा किया जाता है दंड के आधार पर। विद्यालय में नियम होते हैं और अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा, इसलिए उनका अनुकरण जो है वो दंड के आधार पर ही किया जाता है। एक बालक अपने सहपाठी राम को दौड़ने में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखता है तो वह भी उसका अनुकरण करने लगता है। उसका यह अनुकरण कैसा माना जाएगा? ईर्ष्या के आधार पर, क्योंकि उसे ईर्ष्या हो रही है, उसे जेलसी हो रही है कि मेरा दोस्त जो है वो दौड़ने में फर्स्ट निकल गया है ना, तो मैं भी उसके पीछे पीछे फर्स्ट निकलूँ। वो कैसे फर्स्ट निकल गया? तो यहाँ ईर्ष्या की भावना आ जाती है।
एक बालक में खेल के प्रति रुचि अधिक है, इसलिए वह अन्य शिक्षकों की तुलना में खेल शिक्षक को प्रतिरूप के रूप में स्वीकार करता है। उसका यह प्रतिरूप चयन आधारित होगा आदतों की समानता, क्योंकि उसमें और खेल शिक्षक में आदतें जो हैं वो सेम ही होंगी, तो इसलिए वो उनको फॉलो करेगा, उनको प्रतिरूप मानेगा। मोहन अपने बड़े भाई को दूसरों की सहायता करते हुए देखते हैं, परिणाम स्वरूप वह भी इस कार्य में लग जाता है। किस कार्य में? दूसरों की हेल्प करने में। इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है प्रभावशीलता की। किसका प्रभाव? मोहन पर उसके बड़े भाई के बिहेव का, उसके एक्टिविटीज़ का, उसके क्रियाकलापों का प्रभाव जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है जब कोई घटना बार बार होती है, तब तो सामाजिक अधिगम में अगर कोई घटना बार बार होगी तो बच्चों में वो चीज़ स्थायित्व हो जाती है। सामाजिक रूप से उपयोगी तथा अधिगमकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृत उपयोगिता किसी क्रिया में उत्पन्न करती है स्थायी अधिगम। सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष के बालक द्वारा 7 वर्ष के बालक की तुलना में कम सामाजिक अधिगम किया जाता है। इसका प्रमुख कारण है आयु की परिपक्वता, क्योंकि 5 साल का बच्चा अभी कम परिपक्व है और 7 साल का बच्चा उससे ज़्यादा परिपक्व है। सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं स्थायी गति होती है शिक्षित समाज में। जिस समाज में सामाजिक नियम एवं परंपरा प्रगतिशील एवं आत्मानुशासन से संबंधित होंगे वो होगा उत्तम एवं तीव्र। रूढ़िवादी समाज में सामाजिक अधिगम की मंदता का कारण होता है अस्वस्थ परंपराएं, अंधविश्वास, अनुपयोगी परंपराएं। आज भी बहुत से रूढ़िवादी परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या फिर लड़कियों में भी ऐसी भावनाएं कर देते हैं कि तुम्हें तो आगे चल के रोटियां ही बनानी है, कपड़े ही धोने हैं, आगे जाके दूसरों का घर ही संभालना है, तुम्हें पढ़ाकर क्या करेंगे। तो उनके अंदर भी अस्वस्थ परंपराएं जो ये वाली होती हैं, या अंधविश्वास हैं, या फिर अनुपयोगी परंपराएं हैं, ये तो उनके दिमाग में भी ऐसे ही बिठा देते हैं। तो वो उनका भी माइंड जो है वो उसी तरह से सेट हो जाता है कि हमें तो पढ़ना ही नहीं है, हमें क्या करना है पढ़कर, है ना। तो इस तरह से ये जो रूढ़िवादी समाज में सामाजिक अधिगम की मंद हो जाता है, सामाजिक अधिगम जो है वो बहुत स्लो हो जाते हैं। अन्य देशों की तुलना में भारतीय बालकों में सामाजिक अधिगम की गति तीव्र होती है, क्योंकि भारतीय समाज संपन्न है शिक्षा से। किसी समाज में आंतरिक कलह, संघर्ष एवं अशांति का वातावरण है मंद। लेह लद्दाख की तुलना में दिल्ली में रहने वाले बालक का सामाजिक अधिगम होता है। इसका प्रमुख कारण है जलवायु। सामाजिक अधिगम किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है? अधिगमकर्ता के अनुरूप ही उत्पन्न होता है। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम है बहुप्रतिक्रिया नियम। निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है असमान अंशों का सिद्धांत। निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह है अमीर वर्ग। अमीर वर्ग तो जो है वो वंचित वर्ग नहीं है। मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती हैं, यह कथन है भाटिया का। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो है अनुकूलित अनुक्रिया का। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है अनुभव। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रयोग पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। यह परिभाषा दी है स्किनर ने। थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम है सदृशीकरण का नियम। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न एवं त्रुटि। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? स्किनर की। जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है, जैसे कि पहले कोई अनुभव हुआ था और अब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और हम उसी एक्सपीरियंस से नई प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो वह है धनात्मक स्थानांतरण। निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम है बहुप्रतिक्रिया नियम। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम, अधिगम स्थानांतरण या परिपक्वता। इनमें से कोई नहीं, है ना।
सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। समान परिस्थितियों में तो वो कर ही लेगा, उसका कुछ नहीं है ना। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी के लिए। अधिगम की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने दी है। सीखना प्रभावित होता है प्रेरणा से। सीखना संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन है थॉर्नडाइक का। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं, यह कथन है मर्सेल का। सीखने के बिना संभव नहीं है वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों ही। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए सरल से कठिन, इजी से टफ। सीखने के लिए बच्चे को सबसे पहले इजी चीज़ सिखाई जाती है, फिर टफ चीज़ें सिखाई जाती हैं। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है सम्मेलन में विचार गोष्ठी से। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों का महत्व दिया जाता है वह है करके सीखना। सीखने के प्रकार हैं ज्ञानात्मक, गामक, संवेगात्मक, अधिगम। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। क्योंकि देखकर या स्पर्श करके हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया तो यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हमने सीखा, किसी को अनुकरण करके नहीं सीखा। अगर अनुकरण करके सीखते तो वो होता अनुकरणात्मक सीखना, और यहाँ हमने प्रत्यक्ष सीखा है तो प्रत्यक्षात्मक सीखना। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, तत्परता के नियम के द्वारा, यानी कि शीघ्र जल्दी सीख लेते हैं। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोविज्ञान वातावरण। संवेग में प्रवृत्ति होती है स्थिरता की। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बालक, ये सभी वंचित वर्ग में शामिल होते हैं। और अगर हम पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि वंचित वर्ग में शामिल नहीं है अमीर वर्ग, अमीर वर्ग जो है वो वंचित वर्ग में शामिल नहीं है। स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है? 4 प्रकार के। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं उचित वातावरण, प्रेरणा एवं परिपक्वता। अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से नहीं होता। क्या नहीं होता? जब तक कि वो परिपक्व नहीं होता शारीरिक और मानसिक रूप से, तब तक अधिगम यानी कि लर्निंग पॉसिबल नहीं है। संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है, यह कथन है मैलोन का। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? खान पान, वंशानुक्रम एवं नियमित दिनचर्या। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह है आत्मनिर्देशन विधि। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजक संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूरा विकास होता है वह है 14 वर्ष। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 महीने की अवस्था में ही बोलना सीख जाते हैं जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है, कौन सी? व्याख्यान विधि। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वो कहलाती है बाहरी विभिन्नता। बाहरी रूप से 2 व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है आंतरिक विभिन्नता। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम में नहीं आती, कौन सी? सामूहिक शिक्षण विधि, क्योंकि इसका नाम ही है व्यक्तिगत शिक्षण यानी कि पर्सनली व्यक्तिगत शिक्षण करना, और सामूहिक शिक्षण विधि जो है व्यक्तिगत शिक्षण विधि में काम नहीं आ सकती। मोटे रूप में व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2। एक छात्र द्वारा गणित के सूत्र x² + y² + 2xy की गणितीय अवधारणा का प्रयोग भौतिक विज्ञान के प्रश्न का हल करने में किया जाता है, उसका यह कार्य माना जाएगा अधिगम स्थानांतरण का। एवं श्रम की। अधिगम स्थानांतरण की आवश्यक शर्त है स्थायी अधिगम, स्थिति का चयन, प्रभाव, ये सभी।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों से संबंधित है? उचित प्रतिचारों का चुनाव, प्रक्रिया की प्रभावशीलता, रुचि। ये सभी। एक बालक गणित सीखने में रुचि नहीं रखता है, इसलिए वह गणित में कमज़ोर है। यह कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से किस कारक से संबंधित है? मनोवैज्ञानिक कारक से। निम्नलिखित में कौन सा कारक शारीरिक कारक से संबंधित है जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं? विकलांगता, दृष्टि दोष एवं श्रवण दोष। जो भी दोष होते हैं शारीरिक, जो हमारे शरीर को मतलब परेशान करते हैं, है ना, तो बच्चों का ध्यान जो है सीखने में नहीं लग पाता। 3 वर्ष का बालक साइकिल चलाना नहीं सीख पाता है, इसका प्रमुख कारण होगा आयु एवं परिपक्वता का अभाव। निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों से संबंधित है? शिक्षित समाज, सामाजिक प्रशंसा, सामाजिक नियमों का प्रभाव। ये सभी। एक बालक कक्षा में इसलिए अनुपस्थित रहता है कि उसके माता पिता उसे गृह कार्य नहीं करने देते हैं तथा उसे अपने निजी कार्यों में लगाते हैं। इसका प्रमुख कारण माना जाएगा अशिक्षित समाज का होना, शिक्षा के महत्व को न जानना, अभिभावक का अशिक्षित होना। एक बालक विभिन्न प्रकार के लोकगीतों को सरलता से सीख जाता है जबकि उसको कक्षा में सीखने में कठिनाई होती है। इसका प्रमुख कारण है सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेम होना, सभ्यता एवं संस्कृति से लगाव होना। जलवायु एवं स्थान के आधार पर अधिगम का प्रभावित होना सम्मिलित किया जा सकता है पर्यावरणीय कारकों में। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है, यह कथन है गुड का। व्यवहारवाद की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अमेरिका से। व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक थे वाटसन। संरचनावाद के विकास में सर्वाधिक योगदान माना जाता है विलियम वुंट का। वुंट ने सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस सन में स्थापित की थी? सन 1875 में। मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास किस उम्र में होता है? 14 से 16 वर्ष की उम्र में। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन है किलपैट्रिक का। विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता है साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास, उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं और किसी को टीज नहीं करते, चिढ़ाते नहीं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं प्रतिभाशाली, पिछड़े, समस्यात्मक। ये सभी बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? विकलांग। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं, यह कथन है टर्मन एवं ओडम का। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालयी जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है, यह कथन है बर्ट का। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है? 140। जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं, यह कथन है ड्यूवी का। चोरी, झूठ व क्रोध करने वाला बालक है समस्यात्मक। जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है, 85 से कम होती है, उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है, यह कथन है बर्ट का। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि बालक कहा जाता है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। एक व्यक्ति जिसमें इस प्रकार का शारीरिक दोष है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम विकलांग, शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त कह सकते हैं, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, यह कथन है विटी का। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। अधिगम के प्रकार हैं गामक अधिगम। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह है करके सीखना। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं शीघ्र ही। अधिगम को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। मंद बुद्धि बालकों में अधिगम स्थानांतरण मंद गति से होने का कारण माना जाता है बुद्धि लब्धि एवं स्मृति का अभाव।
अधिगम स्थानांतरण के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण देना चाहिए, पृथक रूप से देना चाहिए प्रशिक्षण उनको। शिक्षक को उचित स्थानांतरण के लिए सर्वप्रथम जागृत करना चाहिए छात्रों के पूर्व ज्ञान को एवं छात्रों के पूर्व अनुभवों को। ऋणात्मक स्थानांतरण को रोकने का उपाय है भ्रमपूर्ण परिस्थितियों पर ध्यान देना। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है सहयोग। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क हल। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक एवं समस्यात्मक बालक। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा। समंजन की प्रक्रिया है गतिशीलता। अधिगम का मुख्य नियम है तत्परता। सीखने का स्थानांतरण जब संभव होता है जब एक कार्य का सीखना अथवा निष्पादन दूसरे कार्य के सीखने अथवा निष्पादन में लाभ या हानि पहुंचाता है। यह कथन है डीज का। स्थानांतरण के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है स्थायी अधिगम। अधिगम स्थानांतरण के लिए अधिगमकर्ता में योग्यता होनी चाहिए सही स्थिति चयन की। स्कूटर चलाने में साइकिल चलाने का पूर्व ज्ञान सहायक सिद्ध होता है। यह उदाहरण है धनात्मक स्थानांतरण का। एक छात्र हिंदी के 6-7 के अंक को अंग्रेजी के 6 के अंक के मध्य भ्रमित हो जाता है तथा गणित विषय में अपने जोड़ एवं घटाव गलत कर देता है। यहाँ किस प्रकार का स्थानांतरण है? ऋणात्मक स्थानांतरण। पूर्व ज्ञान का प्रयोग जब किसी अधिगम प्रक्रिया में सहायता या बाधा उत्पन्न नहीं करता है तब माना जाता है शून्य स्थानांतरण। मतलब ना तो पहले वाले नॉलेज का उस बच्चे ने कुछ यूज़ किया और ना ही उसका कुछ मिसयूज़ किया, यानी कि शून्य स्थानांतरण। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरण में सहायक तत्व होते हैं प्राप्त विचार, अनुभव एवं निपुणता। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। स्थानांतरण के समरूप तत्वों के सिद्धांत के प्रणेता हैं थॉर्नडाइक। स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रणेता हैं CHZ। आदर्श एवं मूल्यों को अधिगम स्थानांतरण प्रक्रिया में किस मनोवैज्ञानिक ने महत्व प्रदान किया? WC बागले ने। शिक्षक द्वारा बालक को बताया जाता है कि गणित के ज्ञान में विज्ञान के ज्ञान को किस प्रकार उपयोग किया जाता है तो इस क्रिया को माना जाएगा स्थानांतरण का परीक्षण। सफल स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए विद्यालय में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए स्थानांतरण की प्रक्रिया का। सफल स्थानांतरण के लिए छात्रों को मिलना चाहिए उचित प्रशिक्षण। स्थानांतरण की श्रेष्ठता के लिए छात्रों के लिए आवश्यक है सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यावहारिक ज्ञान। स्थानांतरण प्रक्रिया की सफलता के लिए आवश्यक है समरूप तत्वों का चयन। विज्ञान विषय में अधिगम में स्थानांतरण प्रक्रिया के रूप में बालक द्वारा सर्वाधिक किस विषय के ज्ञान का प्रयोग संभव है? गणित का। पर्यावरणीय अध्ययन में सामान्य रूप से अधिगम स्थानांतरण हेतु किन विषयों का प्रयोग संभव है? विज्ञान एवं समाजशास्त्र, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, भूगोल एवं अर्थशास्त्र। अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया सर्वाधिक संपन्न होती है प्रतिभाशाली बालकों में। स्थानांतरण की प्रक्रिया की आधुनिक विचारधारा से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक एवं बागले। अधिगम स्थानांतरण के लिए आवश्यक है सीखने की उपयुक्त विधियाँ।